गाइज आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो 10th क्लास में हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिए, तो आज आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवदत्त सिंह। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JJD लर्निंग पॉइंट में। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। गाइज इस वीडियो का आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कॉपी और पेन लेकर आप नोट्स बनाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें जिसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, दैनिक जीवन में डेली लाइफ में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है या फिर हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। इसके बाद में श्वसन की बात कर लें, श्वसन हो गया। और इसके बाद में दूध से दही का बनना, ये सब किसमें आती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो भोजन का पाचन, श्वसन, दूध से दही का बनना। इसके बाद में हम देख लेंगे अंगूर के रस से शराब, मीन्स एल्कोहल का बनना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और देख लेंगे रसोई घर में, किचन में, रसोई घर में रसोई गैस, ये होती कौन सी है? ब्यूटेन को कहा जाता है, ब्यूटेन। रसोई गैस, रसोई घर में रसोई गैस का दहन या जलना आदि। तो ये अभिक्रियाएं दोस्तों कौन सी होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करें। आइए देखते हैं उसके बारे में भी। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचानेंगे आप कि जो रिएक्शन हो रही है वो रासायनिक है या भौतिक है? तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन। क्लियर? इसके बाद में सेकंड पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब ठोस, द्रव या गैस, अवस्था में परिवर्तन। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गैस का उत्सर्जन। कोई गैस रिलीज हो सकती है, गैस का उत्सर्जन। अगर प्रक्रिया के दौरान गैस रिलीज होती है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। और फोर्थ पॉइंट लिख लें, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना या निर्माण। और
रंग में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना। अगर ये आपको चेंजेस नज़र आ जाएं, यहाँ पर और भी मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा आपको। 5th पॉइंट, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, तो अगर गाइस ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अभी मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है ना? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, दूध से दही का बनना, अंगूर के रस से शराब मीन्स अल्कोहल का बनना, लोहे पर जंग लगना, रसोई घर में रसोई गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन का दहन, और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद गाइज आप इस चैप्टर में अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानेंगे। अगर आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं है तो अभिक्रियाओं में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद जान लेना है। अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमको सीखना है उत्पाद के बारे में, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट। तो दोस्तों अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इनको जानने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से जल का बनना, मिलने से जल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O का बनना। तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लिख दिया, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एरो बना रहे हैं जो नया प्रोडक्ट बनने को बताएगा, नया पदार्थ बनने के लिए इंडिकेट डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर बन रहा है H2O। अभी ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, रिएक्शन को संतुलित करना हम आगे सिखाएंगे अभी। और अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। हालांकि आपको इसको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर आप 2H2O कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो आप 2 मोल ले लीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर? तो अभिकारक किसको कहा जाएगा? किसी केमिकल रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं वो सब अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, और जो एरो के राइट साइड में लिखा होगा वो गाइस यहाँ पर उत्पाद कहलाएगा। तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या होगी? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, वैन अवे वाला नहीं यहाँ पर। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्लियर? अब उत्पाद किसे कहेंगे? तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? अभिकारक कहेंगे। और नया पदार्थ क्या बन रहा है? जल बन रहा है, तो वो उत्पाद होगा। तो उत्पाद की डेफिनेशन क्या होगी प्रोडक्ट की? वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें
गाइस क्या बोलेंगे, उत्पाद कहा जाता है। तो अगर आप अभिकारक और उत्पाद पहचान ले रहे हैं तो अभी जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्हीं दोनों शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अभिकारक और उत्पाद क्लियर हो गए सभी को। अभिकारक क्या होते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं वो सभी अभिकारक होते हैं, और जो एरो के राइट साइड में लिखे होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद, अगर उत्पाद एक या एक से ज़्यादा बनता है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगता है, और अभिकारक अगर दो या दो से ज़्यादा है तो उनके बीच कौन सा साइन लगता है, प्लस का साइन लगाएंगे आप यहाँ पर। क्लियर गाइज, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, फिर अभिक्रिया को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपकी हेडिंग रहेगी इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताएंगे एक लाइन की। अभिकारक से उत्पाद बनने की अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद बनने की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। तो अभिकारक से उत्पाद अगर बन रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से जल का बनना। तो इसमें अभिकारक क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या बनेगा, जल। तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया या अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देख लेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वायु, और वायु में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, दहन में। मैग्नीशियम का वायु ऑक्सीजन के साथ दहन। क्लियर। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के। इसके बाद में आपने सीख लिया रासायनिक अभिक्रिया, फिर हम सीखने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो गाइस रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तो आपने सीख लिया कि अभिकारक से उत्पाद के बनने की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण कैसे बनेगी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, सांकेतिक रूप में प्रदर्शित कर दें, उसी को आप क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है।
क्लियर है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित कर दें आप, उसी को आप क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आपने लिखा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से जल का बनना। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर सांकेतिक रूप क्या है, H2 है, और प्लस का साइन लगाएंगे आप अभिकारकों के बीच में। ऑक्सीजन का यहाँ पर सांकेतिक रूप O2 है, एरो, जो कि अभिकारक से उत्पाद के डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पर जल क्या बनेगा, H2O फार्मूला है, क्लियर है ना। और रासायनिक समीकरण लिखते समय आप अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें अभिकारकों व उत्पादों, अभिकारकों व उत्पादों को या उत्पादों की भौतिक अवस्था प्रदर्शित की जाती या लिखी जाती। अब जैसे हाइड्रोजन है तो गैस भौतिक अवस्था हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठोस, द्रव या गैस। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में G लिख दिया, आप नीचे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में है, और जो H2 है लिक्विड द्रव फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया। इतना गाइस क्लियर है सभी को। चलिए मैं यहाँ पर नोट में लिखे दे रहा हूँ, अगर इस तरह के सिंबल आपको आगे रिएक्शन में लिखे मिले तो आप पहचान लेंगे। ठोस अगर है तो ठोस के लिए क्या लिखा जाएगा, S लिख देंगे, और अगर द्रव है तो उसके लिए L लिखा मिलेगा, और अगर गैस है अभिकारक या उत्पाद तो उसके लिए स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई विलयन जो कि जल में बना हुआ है, जिसको जलीय घोल या जलीय विलयन कहा जाएगा, जलीय सॉल्यूशन के लिए AQ लिखा जाएगा, एक्वस। क्लियर गाइज, इतना सभी क्लियर है। इसके बाद हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। क्लियर है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ लाइनें अगर ब्लर हो या दिख न रही हो तो आप ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स बजाकर वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जहाँ पर हमने पॉइंट रखा होगा वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब आप सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। बहुत इजी प्रोसेस है, आइए गाइस देखते हैं। हेडिंग है आपके लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे बैलेंस करेंगे। अभिकारक में जितने परमाणु हों उतने ही उत्पाद में परमाणु होने चाहिए, वही संतुलित समीकरण कहलाएगी। आइए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2O, या फिर फेरिक ऑक्साइड है, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने Fe3O4 लिख दिया, क्लियर है ना। ये मान लीजिए कि एक स्केलेटन रिएक्शन दी गई है जो कि असंतुलित समीकरण है। इसको आपको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे, देखिए जो भी आपको रिएक्शन लिखी मिले उसमें सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में आप देख लें कौन सा परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख लें कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स और H2O, यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन होगा, H2O नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन एटम कितने यहाँ पर गाइस 4 और यहाँ पर 1। सबसे पहले आप जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जिस एटम का, जिस परमाणु का, उसको आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले उसको अलग लिख लें हम,
Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ना? तो इनको सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि इसके अंदर हमें मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाहर आप संख्याओं को बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा है उत्पाद साइड में और यहाँ पर कम, तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पर हम 4 मोल्स ले लेंगे। अगले स्टेप में लिख लें। पहले स्टेप में आपने ब्रैकेट में किया, अगर सीख जाएंगे तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। Fe3O4 प्लस H2। क्लियर है? ब्रैकेट में थे सब, ब्रैकेट में कर लिया हमने। आपकी बात चेन क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होने के लिए हमने H2O के पहले 4 लिख लिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर देखिए H2 के 4 मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पर एक ही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 मोल लिख लेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी आयरन का एटम बैलेंस नहीं। यहाँ पर आयरन Fe एक ही है और यहाँ पर कितने, 3 है। तो क्या करेंगे आप, इधर भी 3 एटम होने चाहिए। क्लियर है सभी को? तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अभिकारक और उत्पाद साइड में आप देख लीजिए टोटल एटम्स बैलेंस है या नहीं। Fe 3 एटम, प्रोडक्ट साइड में Fe के 3 एटम्स। H2O में हाइड्रोजन 4 मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट साइड में भी H2 4 मॉलिक्यूल्स। Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं। अब बात आती है कि समीकरण क्यों संतुलित की जाती है, क्यों संतुलित होनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। इसीलिए रिएक्शन क्या की जाती है, बैलेंस रखी जाती है। क्लियर गाइस, समझ में आया सभी को? तो आप इसके बाद में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं पर कौन सा नियम लागू होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जिसमें केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो उसमें ये आते भी हैं और आए हुए भी हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान, किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। क्लियर गाइस, विनाश होता है। इसका मीन्स क्या है, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। और द्रव्यमान कैसे बराबर होगा, जब अभिकारक में पदार्थों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के पदार्थों में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी तो वहाँ पर द्रव्यमान दोनों साइड इक्वल रहेगा और वो किस पर फिट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर गाइस, समझ में आया आपको? इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा